हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। पढ़ाई चल रही है ठीक से? ना, बिल्कुल नहीं। कुछ ही लोग बस पढ़ रहे हैं। अभी तक बहुत कम लोगों ने असाइनमेंट किया है। नहीं, एनीवे जो लोग किए हैं उनके लिए मैं डाउट क्लास अनाउंस कर रहा हूँ, ग्रुप में डालूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली कल होगा। विल गेट इंफॉर्मेशन ग्रुप। रोटेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, मैकेनिकल वेव। जो क्लास 11 का टॉपिक है। हमने लिखा है मैकेनिकल वेव। अब ये होता क्या है मैकेनिकल वेव? क्या होता है? आप लोग वेव तो पढ़े ना, क्लास 9 में पढ़े हो। इनफैक्ट मैं आज जितना कुछ पढ़ा रहा हूँ ना, मैक्सिमम थिंग आप लोग क्लास 9 में पढ़ रहे हो। जो काम आप वहाँ नहीं कि मुझे अभी करवाना पड़ रहा है। अदरवाइज मैं आज इतना टर्म सब कुछ 9 में ही पढ़ना था। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। सो पढ़ना मैकेनिकल वेव, बट विल स्टार्ट विथ वेव। वेव क्या है? व्हाट इज वेव? हम सुनते हैं ना, साउंड वेव, ओशन वेव। होता क्या वेव? होता क्या है? कोई सही है? सो वेव इज इन सिंपल टर्म इट्स अ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस को ही हम लोग वेव बोलते हैं। जैसे हमने अगर एक लेक में स्टोन थ्रो किया, वहाँ पे वाटर में कुछ हलचल हुआ, कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, दैट डिस्टर्बेंस इज वेव। हम बिल्कुल लेमन वर्ड में कि जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसी को हम लोग वेव बोलते हैं। जो वहाँ पे हलचल हो रहा है, जो कुछ आगे बढ़ रहा है, उसे क्या बोलते हैं? वेव। और ये अपने साथ में एनर्जी कैरी करता है। आप देखते हो इतना ज़्यादा एनर्जी होता है। कभी कभी समुद्र में बहुत ज़्यादा होता है, टैली होता है। जब सुनामी वगैरह देखते हो तो घर के घर तबाह, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन केस इट मे हैव लो एनर्जी, इट मे हैव हायर एनर्जी, अलग अलग हो सकता है। तो अपने साथ क्या कैरी करता है? एनर्जी। सो आप लिखिए वेव इज डिस्टर्बेंस। लिख लो, वेव इज डिस्टर्बेंस which carries energy and momentum. Wave is disturbance which carries energy and momentum. सिंपल वर्ड में कि जो डिस्टर्बेंस है वही वेव है। इसमें कुछ नहीं कंफ्यूज होना है। अगर एक स्ट्रिंग टाइट है, हमने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो ऊपर नीचे होता है। वो जो ऊपर से डिस्टर्बेंस हो रहा है वो आगे जा रहा है, वही वेव है। ठीक है, तो वेव क्या है? डिस्टर्बेंस विच क्या है? एनर्जी एंड मोमेंटम। इसमें एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक टिकट काउंटर पे लाइन लगा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग बिना रखे हुए। अभी तो हम लोग को रखना है कि 3 फीट्स का डिस्टेंस या 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। मानते हैं कि बहुत क्राउडेड लाइन था, कोई सोशल डिस्टेंसिंग लोग फॉलो नहीं कर रहा था। अब पीछे का एक आदमी पुश करेगा तो वो पुश फ्रंट में जाता ही जाता है। अगर जो लास्ट पर्सन खड़ा हुआ था, लास्ट रो का आदमी अगर एक पुश क्रिएट करता है तो वो पुश आगे जा रहा है, वो धक्का एक पीछे वाला को धक्का दिया, फिर आगे दिया और फाइनली फर्स्ट रो का भी जो आदमी है वो जिसे झूठ जाता है। वो जो धक्का है, वो जो पुश है, दैट पुश इज वेव। क्लियर? सो वो जो डिस्टर्बेंस है उसी को हम लोग वेव बोलते हैं। पक्का? सो वेव इज डिस्टर्बेंस व्हिच कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। Now we divide wave into two parts on the basis of requirement of medium. On the basis of requirement of medium. First is mechanical wave and second is non-mechanical or electromagnetic wave. Non-mechanical or electromagnetic wave. So we have two types of wave depending on requirement of medium for its propagation. ठीक है? So what is mechanical wave? Wave which requires medium for propagation. It requires medium for propagation. अगर मीडियम नहीं होगा तो प्रोपगेट नहीं करेगा। And non-mechanical wave, it doesn't require medium for propagation. It doesn't require medium for propagation. इसको मीडियम नहीं चाहिए। इसका एग्जाम्पल लाइट वेव,
या जो भी पड़े एक्सरे, ये सब क्या है, नॉन मैकेनिकल। इसका एग्जांपल स्ट्रिंग में जो वेव होता है, स्ट्रिंग वेव मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साउंड वेव, वाटर वेव, so these are mechanical wave, these are non mechanical wave, light wave, x-ray, gamma ray, आपसे ऊपर के सब क्या है, non mechanical, doesn't require medium for propagation, and wave which requires medium for propagation is called mechanical wave। जैसे हमने एग्जांपल दिया स्ट्रिंग वेव, साउंड वेव, वाटर वेव। चलो एग्जांपल जो हमने लिया, जो हमने बोला कि एक लाइन लगा हुआ है टिकट काउंटर पे, वो उसमें जो वेव पुश किया, वो पुश कौन सा वेव है, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? सही बोला क्या? वो बोल रहा है नॉन मैकेनिकल। अच्छा, तो अभिषेक बोला कि नॉन मैकेनिकल वेव है, इसका मतलब उसको मीडियम नहीं चाहिए। एक काम करते हैं, अब लाइन खड़ा करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेते हुए, एक आदमी यहाँ खड़ा, उसको 6 फीट बाद दूसरा आदमी खड़ा है, और अभिषेक यहाँ पे कितना भी डांस कर ले, आगे वाला आदमी को पुश जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि कोई मीडियम बीच में नहीं था। यहाँ मीडियम क्या था, जो आदमी लाइन में खड़ा हुआ है वो मीडियम है, और पुश क्या है, वो वेव है। सो अगर मीडियम नहीं है, बीच में आदमी खड़ा नहीं है, तो पुश आगे नहीं जाएगा, तो कौन सा वेव हो गया, मैकेनिकल वेव। क्लियर? सिमिलरली साउंड रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड वन प्लेस से प्लेस पे नहीं जाएगा। जैसे आप लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं मून पे साउंड प्रोपगेट नहीं करते, वो बीच में मीडियम नहीं होते। सो इट रिक्वायर्स मीडियम, चाहे इट मे बी एयर, इट मे बी वाटर, इट मे बी सॉलिड, बट इसको मीडियम चाहिए। बिना मीडियम का साउंड प्रोपगेट नहीं करेगा। कोई डाउट नहीं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, और लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, आप लोग पढ़ चुके हो। एक मानते हैं एक कमरा में माजिद को बंद कर देते हैं, उससे पूरा एयर निकाल, वैक्यूम क्रिएट किया, वहाँ पर ऑक्सीजन लगाया, उसको बंद कर दिए, ठीक है। अब बाहर विवेक खड़ा है, विवेक उसको ऐसे से कर रहा है, चिढ़ा रहा है, वो देख पाएगा नहीं देख पाएगा, मानते हैं ग्लास चैम्बर है, देख लेगा, ओके। अगर उसको अंदर कोई गाली देगा, मान लिया अंदर साथ में को विवेक को भी अंदर लेके चले गए और गाली दे रहा है, विवेक सुन पाएगा क्या? माजिद सुन पाएगा नहीं, खुला कुछ बोल रहा होगा, अच्छा कुछ बोल रहा, माजिद यू आर गुड फ्रेंड है, जबकि वो गाली दे रहा है, क्यों नहीं सुन पाएगा? बिकॉज साउंड वेव रिक्वायर्स मीडियम। एग्जाम्पल क्लियर है? मान ली 2 फ्रेंड को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के एक वैक्यूम चैम्बर में बंद कर दिया। अब अगर दोनों इसरे को कुछ इशारे से बता रहा है, वो देख सकता है, बिकॉज लाइट वेव रिक्वायर्ड मीडियम। बट अगर वो इसरे को कुछ बोलता है, वो सुन पाएगा क्या? नहीं, बिकॉज साउंड वेव रिक्वायर्स मीडियम। साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव, बट लाइट वेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। एम आई क्लियर? सो इसको फटाफट छाप लीजिए, होपफुली आप लोग छाप लिए होंगे। सो ये हमने, अब हमको जो इस सिलेबस में पढ़ना है, वो पढ़ना है 11th में मैकेनिकल वेव, और क्लास 12th में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो अभी मैं जितना भी बात करूंगा ना, अभी आप समझ लो कि आगे से मैं जितना भी बात करूंगा, आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल वेव। हम इसकी बात नहीं करेंगे, हमको क्लास 12th में पढ़ना है, क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पढ़ना है, फिर वेव ऑप्टिक्स से पढ़ेंगे। बट अभी हम जितना बात करेंगे पर अभी मैकेनिकल वेव का, और लास्ट में पढ़ेंगे मोशन ऑफ वेव, वो दोनों के लिए सेम आता है, आपको उसमें बताएंगे, जहाँ पे सेम हम बताएंगे। बट अभी हम लोग मेनली किसकी बात करेंगे? मैकेनिकल। हम लोग कैसे, हम क्या सीक्वेंस रखेंगे, मेरा सीक्वेंस थोड़ा अलग रहता है बुक से। मैं पहले आपको इन जनरल वेव पढ़ाऊंगा, फिर आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा स्ट्रिंग वेव जो स्पेशल है, फिर साउंड वेव, और सबका सुपरपोजिशन सिमिलर होता है। हम लास्ट में पढ़ाएंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो कि साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव, वेव ऑफ लाइट वेव सबके लिए एप्लीकेबल है। थोड़ा अलग सीक्वेंस रहेगा, पहले पढ़ाएंगे इन जनरल वेव, देन स्ट्रिंग वेव जो उसका स्पेशलिटी है, उसके बाद साउंड वेव, और लास्ट में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, इसी से हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब हम वेव को 2 पार्ट में बांटते हैं, तब हम चलो अब मैकेनिकल वेव की बात करते हैं। कभी अगर लाइट हमको बात करूंगा, स्पेशली हम 2 पॉइंट लाइट का लिखवा देंगे। तो मैकेनिकल वेव को 2 पार्ट में बांट रहे हैं। on the basis of direction of
movement of particles of medium. समझो पहले हमने बोला वेव ट्रांसपोर्ट्स, वेव डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम। बट अब देखना इसमें जब ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो इसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो खुद डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है, पास ऑन कर रहा है। आपको बताया कि जब लाइन वाला एग्जांपल हमने लिया था तो उसमें जो पीछे पुश क्रिएट हुआ तो क्या पीछे का आने वाले को धक्का दे रहा है? नहीं, ये अपने आगे वाले पुश किया, वो अपने आगे वाले पुश कर रहे हैं, मतलब सर को पुश कर रहे हैं, जस्ट पास ऑन कर रहे हैं। क्लियर? सो एनर्जी पास ऑन होता है, ऐसा नहीं कि एनर्जी उठा के लेके वहां पहुंचा रहा है। अगर हम स्ट्रिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट, एक पार्टिकल उठ के वहां जाता है क्या? स्ट्रिंग टूटता है ऐसे में? नहीं, ये एनर्जी अपने दिया बगल वाले को, फिर बगल वाले को, ऐसे एनर्जी लास्ट तक पहुंचता है। सो पार्टिकल्स को एनर्जी पास ऑन कर रहे हैं, उस दौरान ऑसिलेट करते हैं। तो उनके ऑसिलेशन का डायरेक्शन कैसा है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिवाइड वेव इनटू टू पार्ट्स। एम आई क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूं, वेव डिस्टर्बेंस which transports energy and momentum without displacement of particles of medium. Particles of medium oscillate करें। आप बोलोगे फिर आप particles of medium क्यों बोल रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल वेव की, जहाँ मीडियम है मैं उसके बाद छोड़ देता हूँ। अब मैं जो भी बात कर रहा हूँ उससे बात कर रहा हूँ मैकेनिकल वेव। सो यहाँ पे मीडियम चाहिए और उसके मीडियम के जो पार्टिकल हैं ये ऑसिलेट करते हैं, तब एनर्जी पास ऑन होता है। और जब ये ऑसिलेट कर रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमने वेव को दो पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज ट्रांसवर्स वेव, सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो नाउ व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव? तो लिखिए फर्स्ट ट्रांसवर्स वेव, इसको छापो जल्दी जल्दी करो, फटाफट 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 लिख लिए। अब लिखिए ट्रांसवर्स वेव। लिखिए वेव in which particles of medium, wave in which particles of medium oscillate, particles of medium oscillate perpendicular to the direction of propagation of wave. Wave in which particles of medium oscillate perpendicular to the direction of propagation of wave is called transverse wave. So हमने क्या बोला? In this case, particles of medium oscillate perpendicular to डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मैं आपको लिखवा चुका हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं। प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब समझते हैं इसका एग्जांपल। मान लीजिए स्ट्रिंग बांधा हुआ है दोनों एंड पे, ठीक है, इससे स्ट्रिंग बांधा हुआ है। अब हमने कैसे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया? अगर हम स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे से हो रहा है और डिस्टरबेंस इधर जा रहा है, तो मतलब वेव इधर जा रहा है और पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। सो दोनों में एंगल 90 है कि नहीं? अगर हमने वेव को, अगर स्ट्रिंग को हमने ऐसे डिस्टर्ब किया, सो पार्टिकल उसके ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं और डिस्टरबेंस आगे जा रहा है। दोनों में एंगल कितना है? 90। अगर मान लें हमें स्ट्रिंग को ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, उसमें भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है और डिस्टरबेंस यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। सो डिस्टरबेंस मीन्स वेव इधर मूव कर रहा है, पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रहा है, मीन्स कौन सा वेव हो गया? ये ट्रांसवर्स वेव। क्लियर? सो ट्रांसवर्स वेव में particles of medium oscillate perpendicular to direction of propagation of wave. What is longitudinal wave? लिख लो, wave in which particles of medium oscillate parallel to the direction of propagation of wave. Wave in which particles of medium oscillate
पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जिस वेव में मीडियम के पार्टिकल प्रोपगेशन के पैरेलल ऑसिलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। कोई दिक्कत नहीं। सो इसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसका। सिंपल एग्जांपल क्या होता है? जो हमने आपको एग्जांपल दिया लाइन वाला, जो टिकट के काउंटर पे लाइन लगा हुआ है, तो कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? फटाफट फटाफट फटाफट। लॉन्गिट्यूडनल, राइट, सही है। क्यों? क्योंकि आदमी जब ऐसे पुश क्रिएट किया, ठीक है, अगर वो ऐसे पुश क्रिएट किया तो पुश भी आगे जा रहा है और सब आगे झुक भी रहा है। तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम क्या है? उसमें जो आदमी खड़ा है वो आगे झुक रहा है, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मीडियम भी आगे जा रहा है, ऐसे से ऑसिलेट किया और पुश भी आ गया, दोनों पैरेलल मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव। एग्जांपल लेते हैं, एक कोई छड़ी से पीट रहा है उसी लाइन में और सब अपने स्थान पे जंप कर रहा है। तो उस केस में जो छड़ी से पीट रहा है वो डिस्टर्बेंस है, उसी कारण वो ऑसिलेट कर रहा है और वो ऐसे ऐसे कर रहा है। तो इस केस में वो आगे गया डिस्टर्बेंस और पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट किया, तो कौन सा वेव होगा? ट्रांसवर्स। पक्का? कोई दिक्कत नहीं ना, बिकॉज उसमें पार्टिकल्स और जो पर्सन था वो ऐसे जंप कर रहा है, अपने पोजिशन पे ऐसे जंप कर रहा है और छड़ी से पीटने के कारण डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है, मतलब ऐसा है दिया हुआ है जिसको छड़ी लगेगा वैसे अपने स्थान पे जंप करने लगेगा। डिस्टर्बेंस क्या है? छड़ी लगना। वो छड़ी लग रहा है तो डिस्टर्बेंस इधर जा रहा है और पार्टिकल से ऑसिलेट कर रहा है। कोई दिक्कत? तो इसको और मॉडिफाई करते हैं, इसमें कोई और एक्सटर्नल एजेंट है कि मान लिया कोई बोलेगा कि हम ऐसे तुमको टच किए, तुमको अपने स्थान पे ये करते रहना है, जंप करते रहना है। तो आगे वाले को टच किया, ऐसे जंप करने लगा, फिर आगे वाले टच किया, ऐसे जंप करने लगा। मीन्स डिस्टर्बेंस आगे जा रहा है और सब अपने पोजीशन पे ऐसे जंप कर रहा है। तो डिस्टर्बेंस गया इस डायरेक्शन में और जंपिंग इस डायरेक्शन में, एंगल कितना है? 90। कौन सा होगा? ट्रांसवर्स। होपफुली आप लोग 9 से पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, आपको ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल में डिफरेंस क्लियर है। अब ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में क्यों हुआ? अगर हमने स्ट्रिंग को ऐसे बांधा हुआ है, अगर हम इसको ऐसे डिस्टर्ब करते हैं, एक बार हमने ऊपर भेजा, पार्टिकल नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है उसको ज़्यादा नीचे लाना। अगर हमने स्ट्रिंग ऐसा स्ट्रिंग था, इसको हमने ऐसा कर दिया इस शेप को, मतलब हम इसका शेप डिस्टॉर्ट किए हैं। जो पहले स्ट्रेट था उसको हमने टेढ़ा किया और पूरा टेंशन में है। स्ट्रिंग अगर लूज होगा तो ये जनरेट नहीं होगा, पक्का ना। अगर हम स्ट्रिंग को ऐसे बांध दे रख दें या ऐसे कर दिए, ऐसे है, अब इसको ऐसा करेंगे तो कैसे से पार्टिकल ऑसिलेट करेगा? नहीं, वो टाइट होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा तो वेव जनरेट नहीं होगा। अब अगर स्ट्रिंग टाइट है तो हमने अगर इसको ऐसे मान लीजिए सब टाइट है, वो ऐसे टाइट है, अब इसको ऐसे करेंगे तो वो तो देखो ऊपर नीचे हो रहा है ना, हमने इसको ऊपर डिस्टर्ब किया तो फिर तो नीचे आ रहा है। हमने ऊपर डिस्टर्ब किया तो ये नीचे तो आ रहा है। क्यों? आप लोग इलास्टिसिटी पढ़ चुके हो। ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम इट विल ट्राई टू रिगेन इट्स शेप, उसलिए नीचे आ रहा है। सो ट्रांसवर्स वेव के लिए मीडियम शुड बी इलास्टिक। कोई दिक्कत? अगर इलास्टिसिटी नहीं होता तो अपना शेप रिगेन प्रॉपर्टी नहीं होती, तो वहाँ ट्रांसवर्स वेव जनरेट नहीं होता। सो मीडियम शुड बी इलास्टिक। So transverse wave can generate only in solid and liquid. In liquid surface होता है due to surface tension, ठीक है। So in solid wave transverse wave is due to elasticity of medium. In liquid is due to surface tension of medium. Means transverse wave can propagate only in solid and liquid. गैस में transverse wave नहीं होता है, लिख लो transverse wave के अंदर। Transverse wave can propagate only in solid and liquid medium. Transverse wave can propagate only in solid and liquid medium. In solid due to elasticity of medium, and in liquid due to surface tension, and in liquid due to surface tension. Clear? But longitudinal wave can propagate in all three medium. अब पता है साउंड वेव सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, गैस में होता है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत
नहीं है, यहाँ पे लिखना लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन प्रोपगेट इन ऑल थ्री मीडियम सॉइल लिक्विड एंड गैसेस। Longitudinal wave can propagate in all three mediums solid, liquid and gases. Longitudinal wave can propagate in all three mediums solid, liquid and gases. Clear? So transverse wave किसमें होगा? सॉलिड एंड लिक्विड में। इतने में होता है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। ओके सो अभी तक हमने पढ़ा मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, फिर पढ़ा ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे लाइट वेव नॉन मैकेनिकल वेव बट इट ट्रांसवर्स वेव तो पढ़ोगे बाद में। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है। लिख लो एक पॉइंट, कहीं कहीं पूछ देता है, अभी मिल जाएगा मॉडल में। लिख लो एक स्टार देके, वो मैकेनिकल वेव से मतलब नहीं है। लिख लो लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, light wave is a transverse wave, and in case of light wave electric field and magnetic field oscillate perpendicular to the direction of propagation of wave. In case of light wave, electric field and magnetic field oscillate perpendicular to the direction of propagation of wave. ठीक है? ओके, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ। If a transverse wave propagates in x direction, then particles of medium option A must oscillate in y direction, option B may oscillate in y direction, C must oscillate in x direction, D may oscillate in x direction. Question here है if a transverse wave propagates in x direction then particles of medium option A must oscillate in y direction, option B may oscillate in y direction, ये M A y में G लग रहा है। अभी राइटिंग बहुत गंदा है, मुझे मालूम है। may oscillate in y direction, फिर क्या है must oscillate in x direction, फिर है may oscillate in y direction। अरे ठीक से बैठ, ठीक से बैठो। अभी तक क्लास के मूड तुम लोग आए नहीं हो, जल्दी बोलो क्या होगा, फटाफट फटाफट विवेक क्या होगा बोलो। आशीष ओके, कुछ लोग सही कुछ लोग गलत किए। ट्रांसवर्स में प्रोपेगेट कर रहा है एक्स में, कुछ लोग बोल दिए आंसर होगा ए। अरे एक्स का अच्छा अगर वेव जा रहा है एक्स में, इसका मतलब है पार्टिकल शुड ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू एक्स। तो एक्स का परपेंडिकुलर सिर्फ वाई पॉसिबल है क्या? ये भी एक्स का परपेंडिकुलर है, वाई जेड भी एक्स का परपेंडिकुलर है। इनफैक्ट एनी डायरेक्शन इन वाई प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स। तो बहुत सारे डायरेक्शन पॉसिबल है, सिर्फ एक्स सिर्फ वाई पॉसिबल है क्या? पहले तो ये तो कट गया। अगर ट्रांसवर्स वेव है और एक्स में प्रोपेगेट कर रहा है तो पार्टिकल एक्स में ऑसिलेट नहीं करता, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल एक्स में ऑसिलेट करता है। ट्रांसवर्स का मतलब एक्स से परपेंडिकुलर होगा, एक्स से परपेंडिकुलर हो सकता है वाई भी जेड भी। यहाँ दिया मस्ट तो नहीं होगा, आंसर क्या होगा? बी। सिंपल क्वेश्चन था, उठाओ फटाफट छाप। ओके नेक्स्ट, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमने देखा मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव, फिर देखा ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। कोई एनर्जी को पूरा प्रोपगेट कर रहा है, टू वेव्स, ट्रैवलिंग वेव एंड और प्रोग्रेसिव वेव। क्या होता है? ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव।
दूसरा क्या होता है, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव। अब नाम से क्लियर है, ट्रैवलिंग वेव ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। अगर हमने यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस किया, वो एक एंड से पूरा एनर्जी ले जाता है, बट स्टैंडिंग वेव में एनर्जी किसी एक फिक्स लूप में रहता है, लूप के क्रॉस ट्रांसफर नहीं होता। अभी क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, हमको पढ़ना है, बस अभी आपको इतना समझ लो, इट ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, इट ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, मतलब पूरा एक एंड से तक एनर्जी ले जाता है। क्लियर? एंड स्टैंडिंग वेव में एनर्जी इज नॉट ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस लूप। क्या होता है आगे पढ़ेंगे, लूप कहां से आ गया हुआ है, ये सब आगे पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पूरा लेक्चर ही पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव पे। बहुत कुछ होता है इसमें करने को, और अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो आगे पढ़ेंगे, हम लोग किसी बात करेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रैवलिंग। मैं आपको दो चीज फिक्स कर दिया। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में, पहले तो मैकेनिकल वेव फिक्स कर दिया, ऑल दोनों में होता है, स्टैंडिंग वेव लाइट वेव भी होता है, बट अभी जो हम लोग जो भी कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं मैकेनिकल वेव के लिए। हमको पढ़ना है मैकेनिकल वेव, उसमें हम अभी क्या पढ़ेंगे, ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव, दोनों सेम थिंग है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ट्रैवलिंग मैकेनिकल वेव के बारे में बात करेंगे। सिलेबस में भी हमको स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक, बिफोर गोइंग टू डिटेल, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम जो भी बता रहे हैं सब क्लास 9 का चीज़ है, तो हम लोग कुछ टर्म जो बार बार डेली यूज करेंगे उसको उससे डील कर लेते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू किया हूँ कि जब ये जूम जो आपको कुछ नहीं पता है। सर आप तो अच्छी तरह से हमको जानते हो, नहीं हमको तो सही में कुछ नहीं पता है। क्या हंसी आ रही। ओके, सो लिखिए टॉपिक, सम टर्म्स एसोसिएटेड विथ वेव, सम टर्म्स एसोसिएटेड विथ वेव। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एम्पलीट्यूड। क्या है एम्पलीट्यूड? सिंबल होता है कैपिटल ए, ऐसा यूनिट इज मीटर, सिंबल इज कैपिटल ए, ऐसा यूनिट इज मीटर। लिख लो इसको, लिखिए, लिखो डिफिनेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ, इसमें इंपॉर्टेंट अच्छे से देखने से लोग गलती करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ maximum displacement of particle from its mean position, magnitude of maximum displacement of particle from its mean position is called amplitude of wave. Magnitude of maximum displacement of particle from its mean position is called amplitude of wave. तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो ऐसा मीटर होगा। अब बताओ जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कोई नेगेटिव होगा क्या, ये तो ये वेक्टर या स्केलर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट स्केलर हो जाएगा। जब जो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ले लिया, डिस्प्लेसमेंट हमने नहीं बोला है, ध्यान रखना है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इट्स मैग्नीट्यूड, सेकंड थिंग इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इट इज फ्रॉम मीन पोजीशन। हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। हमने जो ही बोला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, मींस इट कांट बी नेगेटिव, means it can be either zero, it can be zero, it can't be negative, right? Okay, ये स्केलर है, ये वेक्टर नहीं है। आगे लोग कंफ्यूज करेंगे जब हम प्रिंस प्रोपोजिशन में, बट रियल एम्पलीट्यूड क्या वेक्टर है, स्केलर, इट्स अ स्केलर। अब सिंपल हमने डिफाइन किया, इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फ्रॉम मीन पोजीशन। एक मान लिया ऐसा वेव है, तो जनरल हम ज़्यादा पढ़ाएंगे। ये दिया ऊपर +5 मिलीमीटर, नीचे आ रहा है -5 मिलीमीटर। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसका मीन पोजीशन क्या है, जरा -5 से +5, मीन पोजीशन क्या होगा 0। सो ये उससे मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है 5 मिलीमीटर। सो एम्पलीट्यूड इज 5 मिलीमीटर। ओके, नेक्स्ट मान लीजिए ये हुए,
ये फिर से है 5 मिलीमीटर। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? 5 मिलीमीटर नहीं, गलत चीज से बोल संदीप। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? अच्छा बताओ, अब ये पार्टिकल कहां से कहां जा रहा है? 0 से लेकर 5 तक। ये नेगेटिव में आ रहा है क्या? पार्टिकल नेगेटिव में आ रहा है क्या? पार्टिकल जा रहा है 0 से 5 तक, इसका मीन पोजीशन 0 होगा क्या? अरे कोई पार्टिकल यहां से यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, तो मीन पोजीशन ये होगा। तो ये अगर y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू 5 है, तो मीन पोजीशन कहां पे होगा? y इक्वल टू 2.5। और हमने डिफिनेशन में क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन तो ये है, तो इससे मैग्नीट्यूड कितना गया है ऊपर? 2.5। तो एम्पलीट्यूड कितना होगा? 5 या 2.5? मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, एम्पलीट्यूड इज 2.5 मिलीमीटर। इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मैं बार बार भौंक रहा हूं, मैं कभी नहीं बोला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। फटाफट छापो, फटाफट छापो। लिख लिए? ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। चलो, एक पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम लगा है। ऐसा कुछ हुएगा। चलो एक्स में दे देते हैं, टी में नहीं। ये है 8 मिलीमीटर और ये है -2। तो हर यहाँ पे छोड़, फटाफट, एक गलती मत करना। ये है 8 और ये है -2। हर यहाँ पे छोड़, फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत आसान है। सही है। ये कहां से कहां जा रहा है? -2 से लेकर 8 तक, तो वेट कितना है? 10। तो इसका मीन पोजीशन कहां पे आएगा? 3 पे। अरे इधर भी 5, सिर्फ हाफ लेवल विड्थ का। हाँ या नहीं? अगर -2 से 8 गया, टोटल कितना है ये रेंज? 10 का। मीन पोजीशन कहां आएगा? बीच में हाफ 5, तो यहां से कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? 5। बहुत लोगों का सही था। एम्पलीट्यूड कितना होगा? 5। सिंपल यार, जितना इसका हाफ कर दो ना, बिकॉज मीन पोजीशन से है। हटे एम्पलीट्यूड 5 मिलीमीटर। क्लियर? सो मैं फिर से बोलता हूँ, एम्पलीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, हमने डिफाइन किया एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट लिखिए वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव को मिटाते हैं। सो नेक्स्ट टर्म क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव, सिंबल स्मॉल v। जो वेलोसिटी है, व्हाट इज SI यूनिट? मीटर पर सेकेंड। तो हमने सिंपल बोला है, वेव क्या है? डिस्टरबेंस। मतलब जिस स्पीड से डिस्टरबेंस दौड़ेगा वही होगा वेलोसिटी ऑफ वेव। अगर वेव रियल में क्या है? डिस्टरबेंस। तो डिस्टरबेंस स्पीड से दौड़ रहा है, वो वेलोसिटी ऑफ वेव होगा। अगर मान लो स्टोन फेंका, उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, वो जिस तरह से पानी में भाग रहा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वेव। क्लियर? और ध्यान रखना, पे लोग गलती करते हैं। देयर टू टर्म्स, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दे आर सेम और डिफरेंट? दे आर डिफरेंट। एक एग्जांपल लेते हैं। चलो हम आते हैं पहले टिकट वाले में। लाइन लगा हुआ है, आगे लाइन लगा हुआ है, सिर्फ उसको पुश कर रहा है। तो जिस स्पीड से पुश आगे जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वेव, धक्का 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 आगे पहुंच गया। तो जिस स्पीड से धक्का, मान ली कि लाइन लंबा था 50 मीटर और आगे धक्का पहुंच गया 10 सेकेंड में, तो वेलोसिटी ऑफ हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। और जिस स्पीड से आदमी ऐसे झुका और फिर खड़ा हुआ, ये होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सो दे आर सेम और डिफरेंट? दे आर डिफरेंट। जिस स्पीड से डिस्टरबेंस चल रहा है वो हो गया वेलोसिटी ऑफ वेव, और जिस स्पीड से पार्टिकल अपने पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सो दोनों सेम या अलग अलग? अलग अलग। कंफ्यूज कभी मत करना।
हो सकता है कि हर पार्टिकल का स्पीड अलग अलग हो। अगर लाइन में लेते हैं, कोई जवान था फटाक से झुका और ये हो गया, और सामने अगर कोई बूढ़ा आदमी आ गया वो ऐसे झुकेगा, ऐसे उसका स्पीड कम है। तो जरूरी नहीं है कि हर पार्टिकल का स्पीड सेम हो, बट वेव यहाँ से वहाँ गया वो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है। जैसे हम स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने स्ट्रिंग में डिस्टरबेंस क्रिएट किया यहाँ पे और ये इधर गया, तो ये जिस स्पीड से वेलोसिटी ऑफ वेव है और जिस स्पीड से पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है। दोनों सेम या अलग अलग? अलग अलग। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। जब हमने स्ट्रिंग में डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो जिस स्पीड से डिस्टरबेंस आ गया वेलोसिटी ऑफ वेव और जिस स्पीड से पार्टिकल ऊपर नीचे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दोनों सेम नहीं है। होपफुली मैं आपको समझा दिया हूं। मैं आपको दो अलग अलग एग्जांपल देके दिखाया। सो लिख लो, वेलोसिटी विथ विच wave or disturbance propagates in medium, velocity with which wave or disturbance propagates in medium is called velocity of wave. Velocity with which wave or disturbance propagates in medium is called velocity of wave. तो जिस स्पीड से डिस्टरबेंस या वेव आगे बढ़ रहा है क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ वेव। क्लियर? ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब लिखो, इंपॉर्टेंट है, उसी में स्टार देख के, वेलोसिटी ऑफ वेव इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। Velocity of wave is a property of medium. Velocity of wave is the property of medium. Velocity of wave is the property of medium. इसका मतलब ये मीडियम प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल साउंड में भी क्रिएट कर रहा हूँ, कोई एक और भी लाउड स्पीकर से साउंड निकल रहा है, बट अगर मीडियम एयर है, वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर क्या होता है? 340 या 330 मीटर पर सेकेंड, इसके आसपास। मतलब साउंड कौन क्रिएट कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर सबके लिए सेम है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम है। अगर वाटर में जाएगा वो सब वेलोसिटी चेंज हो जाता है, हाँ या नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ वेव किसी प्रॉपर्टी है? मीडियम के सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। वेलोसिटी ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स। ये मीडियम की अपनी प्रॉपर्टी है। अगर हमने कोई साउंड जनरेट किया, अगर वो एयर में है, उसका वेलोसिटी मेरे साउंड का होगा, या कोई और सोर्स है उसका स्पीड सेम होगा। उसका कौन सोर्स है उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो लिख लिए, वेलोसिटी ऑफ वेव इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स। Velocity of wave is the property of medium, it is independent of source. Velocity of wave is the property of medium, it is independent of the source. ठीक है? ओके, नेक्स्ट लिखते हैं टाइम पीरियड। कैपिटल टी, जो ही टाइम पीरियड है तो व्हाट विल बी एसआई यूनिट? सेकंड। एसआई यूनिट इज सेकंड। सो हमने बोला पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ऑसिलेट कर रहा है। सो टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, सो लिखिए, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड time period of wave. Time taken by particle to complete one oscillation is called time period. ठीक है, ओके, अच्छा समझते हैं। मान लिए एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो पार्टिकल यहाँ मान लिया, यहाँ से गया मेन पोजीशन से गया एक्सट्रीम पोजीशन, फिर यहाँ आया मेन पोजीशन, फिर नीचे जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन, फिर आएगा मेन पोजीशन। समझो, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे गया और फिर ऊपर गया। इस पूरे को क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड टी।
ये जो पूरा टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टी। अब बोलेगा व्हाट इज टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू गो फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ से आने क्या होगा, सब इक्वल है, ये सब सिमेट्रिक है, इक्वल है, सिर्फ ये टाइम क्या होगा t/4, ये भी क्या होगा t/4, ये भी क्या होगा t/4, ये भी क्या होगा t/4। गुड आउट। सो कंप्लीट ऑसिलेशन कंप्लीट करना होता है टी टाइम। तो सिंपल है भाई, सब बहुत सिंपल है, क्लास 9 का चीज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये क्या होगा t/4 बोलने की चीज़ नहीं है। जैसे पेंडुलम भी आप देख सकते हो, पेंडुलम में अगर टाइम पीरियड टी है तो यहाँ से मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन गया t/4, फिर यहाँ से आया t/4, फिर एक्सट्रीम पोजीशन गया t/4, फिर मेन पोजीशन पे आया t/4। क्लियर? सो फुल एंड क्लियर। ओके, गुड आउट। नहीं, फिलिप स्टार्ट लेके टाइम पीरियड ऑफ अ वेव is independent of medium, is independent of medium, is property of source, is property of source। इसको हम फ्रीक्वेंसी में उसको एक्सप्लेन करेंगे, अभी आप सिर्फ लिख लो। सो नेक्स्ट लिखिए फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट लिखिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी F, what is SI unit? Per second or hertz। SI unit per second or hertz। लिखो definition। Number of oscillation, number of particle per second is called frequency। Means एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन पूरा करते हैं बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। लिखिए, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब सिंपल है, अगर उसका टाइम पीरियड टी था, so इन टी सेकेंड इट कंप्लीट्स 1 ऑसिलेशन। So in 1 second, what will be number of oscillation? 1/t. So frequency will be equal to 1/t. So the time period second है, frequency क्या होगा per second, इसको बोलते हैं hertz। तो frequency is 1/t। अब frequency और time period दोनों क्या है, property of source। So frequency of a wave, इसी को हम लोग यूज करते हैं, time period को कम यूज करते हैं, ज़्यादा आपको frequency दिया जाता है। frequency of a wave बहुत important है, हर एग्जाम पूछा हुआ है, is independent of medium। frequency of a wave is independent of medium, it is property of source। मीन्स जो जैसे हमने स्ट्रिंग को ऑसिलेट करवाया, तो कौन उस स्ट्रिंग को ऑसिलेट करेगा। अगर स्ट्रिंग को जो मान लिया किसी चीज में बांध दिया, वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है 1 सेकंड में 4 बार, तो स्ट्रिंग 1 सेकंड में 4 बार ऑसिलेट करेगा। तो बेसिकली हम किससे ऑसिलेट करवाए उस पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। अगर स्ट्रिंग को ऑसिलेट करवाए, वो 1 सेकंड में 4 बार करेगा, स्ट्रिंग 1 सेकंड में 4 बार करेगा ऑसिलेट कंप्लीट साइकिल। क्लियर? सो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। कम्युटेशन का मतलब नहीं है, मतलब है अगर मान लीजिए साउंड फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, चाहे एयर हो वाटर, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होने वाला नहीं। एयर से वाटर में जाने पे स्पीड चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। ये हर एग्जाम में क्लास 10 का एनटीएससी से लेके जी एडवांस तक पूछे हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है, मीडियम चेंज करने से वेलोसिटी चेंज कर सकता है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। क्वेश्चन करेंगे इस पे, परेशान नहीं होने का। अब F इक्वल टू 1/t पे क्या क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने लायक है, कुछ भी बोलते रहता है कि सर इस पे क्वेश्चन कराना मजा आएगा डिवाइड करने में। ओके, क्वेश्चन लिखो, चलो मजा आएगा। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव is 200 hertz, if frequency of a wave is 200 hertz, then in 1 second how many times particle crosses mean position? Again repeating, if frequency of a wave is 100 hertz,
then in 1 second how many times particle crosses mean position. क्वेश्चन क्लियर है. फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 100 हर्ट्ज, देन इन 1 सेकेंड हाउ मेनी टाइम्स पार्टिकल क्रॉसेज मीन पोजीशन. कितना लिखा है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव? 200 हर्ट्ज ना, 200 हर्ट्ज. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव कितना दिया हुआ है? 200 हर्ट्ज, देन इन 1 सेकेंड हाउ मेनी टाइम्स पार्टिकल क्रॉसेज मीन पोजीशन. गलत. अरे ठीक से कर लगाओ, बिना कर लगाए बोलता है, क्या होगा? या सही 400. देखो अगर फ्रीक्वेंसी 200 है, इसका मतलब इन 1 सेकेंड इट कंप्लीट्स 200 ऑसिलेशंस. राइट, तो समझते हैं. मानते कोई एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है, ये एक्सट्रीम है, ये मीन है, ये एक्सट्रीम है. तो वन से मतलब क्या? यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया. बताओ इस पूरे साइकिल में वो इसको कितनी बार क्रॉस किया? एक बार यहाँ से यहाँ गया था, फिर यहाँ से आया, मतलब एक बार क्रॉस कर चुका है, फिर रिटर्न आया, फिर एक बार क्रॉस किया. मीन्स 1 साइकिल इट क्रॉसेज मीन पोजीशन ट्वाइस. अगर एक ऑसिलेशन पूरा कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर बैक आ रहा है, इट क्रॉसेज मीन पोजीशन ट्वाइस. So in 1 second it completes 200 oscillation, means in 1 second it is crossing mean position 400 times. Am I clear? तो आंसर क्या होगा? 400. पक्का? ओके, सो आंसर होगा 400. नेक्स्ट, सो फ्रीक्वेंसी हमने देख लिया. अब है वेव लेंथ. सिंबल क्या है? लैम्डा. फॉर ऐसा यूनिट मीटर. आप लोग पढ़ चुके हो क्लास 9th में, बस बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दूंगा, पढ़े होंगे. डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव. इसको क्या बोलते हैं? क्रेस्ट में लिखा देता हूँ, मतलब सब 9th नंबर हुआ है. इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ्स. और लग्जरी में क्या होता है? कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन. बना रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ. क्या बोलते हैं? वेवलेंथ. ये है क्रेस्ट और ये है ट्रफ. लिख लो. डिस्टेंस मैं इसमें 3 डिफिनेशन, 2 भी लिखूंगा, एक बाद लिखूंगा. पहले लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ. डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव. And distance between two consecutive compression or rarefaction. And distance between two consecutive compression or rarefaction in case of longitudinal wave is called wavelength. Distance between two consecutive crest or trough in case of transverse wave, and distance between two consecutive compression and rarefaction in case of longitudinal wave is called wavelength. पक्का? ओके. अब आपको पता है कि ट्रांसवर्स वेव में जहाँ मैक्सिमम उसको बोलते हैं क्रेस्ट, उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल में साउंड की बात करते हैं, वहाँ पे हम लोग कहते हैं वेरिएशन ऑफ प्रेशर. जहाँ प्रेशर ज़्यादा वेरी कर उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन, जहाँ प्रेशर कम वहाँ क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन. सो देखेंगे हम लोग कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन क्या होता है. ये वो फर्स्ट डिफिनेशन. सेकंड लिखो. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड. Distance traveled by wave in one time period is called wavelength.
distance traveled by wave in one time period is called wavelength. So distance है velocity into time, so wavelength जाएगा v into t. ये हो गया wavelength, ये हो गया velocity of wave, और t क्या है, time period. So distance traveled by wave in one time period is called wavelength. So lambda equal to v into t. अब t equal to 1 by f, you can write lambda is equal to v into 1 by f. सब करके ये मिलता है v is equal to f lambda. सिंपल फॉर्मूला पुटिंग है. अगर आपको इस तीन में से तो कोई दो दिया रहेगा, आप थर्ड निकाल सकते हो. मैं इस पर भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, सब मैंने रहता है टाइम पास. ये अगर तीन में से कोई दो रहेगा, आप थर्ड निकाल लोगे. सो v इक्वल टू एफ लैम्डा. थोड़ा सा जगह छोड़ रहा हूँ वेवलेंथ वाले में, एक और डिफिनेशन आपको आगे लिखाऊंगा जब आपको फिट कराऊंगा उसके बाद. ठीक है, अभी आपको एक जगह छोड़ के छोड़ देना है, आपको 5-6 लाइन छोड़ देना है. आगे हम फिर से डिफिनेशन लिखवाएंगे. ठीक है, छाप लिए, जल्दी को जल्दी को जल्दी को जल्दी को, फटाफट 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 कर लिए. ओके, नेक्स्ट. एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जितना टर्म्स पढ़े हैं उस पर एक बेस्ड क्वेश्चन करते हैं. आप नोट करते जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करो. मेरा फिगर अच्छा नहीं बन पा रहा है. Okay, 8 millimeter, a -4, -8. So I have drawn two waves. This is wave 1, this is wave 2. Wave 1 and wave 2. They are traveling in same medium. If they are traveling in same medium, they are traveling in same medium, find option A, A1 by A2, option B, sorry, question है ये, option है F1 by F2, C
लैम्डा 1 बाय लैम्डा सब निकालना है, v1 बाय v2 t1 बाय t2, आपको एक क्वांटिटी निकालना है। फिगर आपको दिया हुआ है, ये है x और ये y, मीन्स स्ट्रिंग वेव है, आपको हर पॉइंट का किसी इंस्टेंट पे एट एनी इंस्टेंट आपको स्ट्रिंग का शेप दिया हुआ है, आपको किसी इंस्टेंट पे स्ट्रिंग का शेप दिया हुआ है, किसी इंस्टेंट पे ये y है और ये x, मतलब लंबा स्ट्रिंग था ना, उसका हम फोटो करके पिक्चर ले लिए, हमको ऐसा पिक्चर मिला, दूसरे का ऐसा मिला, वो सब क्वांटिटी निकालना है। दे आर ट्रैवलिंग इन, दोनों पिक्चर है मतलब दोनों स्ट्रिंग सेम है, दे आर ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम, मीन्स दो वेव आपको दिया हुआ है एंड वेव्स आर ट्रैवलिंग इन सेम मीडियम। क्या क्या होगा वैल्यू, फटाफट बोलो, जल्दी फिगर बनाओ। आपको निकालना है a1 बाय a2, f1 बाय f2, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, v1 बाय v2, t1 बाय t2, जल्दी निकालो। आपको ये सारी क्वांटिटीज निकालने हैं। निकालिए, ओके चलो मैं करता हूँ। ये सिंपल है, a1 कितना है 4 mm, a2 कितना है 8 mm, ये क्या हो जाएगा 1 बाय 2। ये क्या होगा, नहीं देखो यहाँ आते हैं, अगर मीडियम सेम है तो आपको हम बताओ वेलोसिटी ऑफ वेव प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, अगर मीडियम से वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होगा, सेम होगा, सो ये हो जाएगा 1। जब ये 1 हो गया सो v इक्वल टू एफ लैम्डा, भाई लैम्डा निकालो। अब देखो इसका यहां से लेकर यहां से स्टार्ट किए यहां तक 1 वेवलेंथ है, इतने में से कितना वेवलेंथ आ गया 1 2, मतलब इसका हाफ वेवलेंथ इसके 1 वेवलेंथ के इक्वल है, नहीं मतलब इसका वेवलेंथ बड़ा है, नहीं इसका लैम्डा मतलब लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 ऑफ लैम्डा 2, समझो लैम्डा 2 पूरा 2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1, सो लैम्डा 1 क्या हो जाएगा 2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट वेव का वेवलेंथ अगर हम देखेंगे कहां से कहां तक है, बोलो फर्स्ट वेव का वेवलेंथ ये है ना, पूरा यहां से लेकर यहां तक, इतने देर में इसका यहां से देखो सिंगल वेवलेंथ, फिर 2 वेवलेंथ हो गया, ये 1 वेवलेंथ 2 वेवलेंथ, मींस इसका 1 वेवलेंथ इक्वल टू 2 वेवलेंथ ऑफ सेकेंड वेव, राइट, सो लैम्डा 1 इक्वल टू 2 लैम्डा 2, सो लैम्डा 2 इक्वल टू 2, सो आंसर हो गया 2। अब यहां से ये निकाल सकते हो v इक्वल टू एफ लैम्डा, v इक्वल टू एफ लैम्डा, सो v1 बाय v2 इज इक्वल टू f1 बाय f2 इनटू लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2, v1 कितना दिया हुआ है 1, सो 1 इक्वल टू दिस, तो इसका जस्ट इनवर्स होगा, मतलब f1 बाय f2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज हाफ, बिकॉज दिस इनटू दिस इक्वल टू 1 होना चाहिए, v इक्वल टू एफ लैम्डा। एम आई क्लियर? मैं फिर से बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फिगर, फिगर से हमने लैम्डा का रेशियो निकाल लिया और मीडियम सेम है मतलब वेलोसिटी सेम होगा, वेलोसिटी सेम कर दिया, फिगर से निकाला, फिर ये निकल जाएगा, और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रिवर्स होगा, टाइम पीरियड 2:1। कोई दिक्कत नहीं? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं और मैं ये चीज हटा देता हूँ, फिगर सब कुछ सेम है, सिर्फ हमने वहां पे ट्रैवलिंग से मीडियम हटा दिया, वो हटा दिया, हमको उस बारे में पता नहीं है, पर हमको ये पता है बोथ वेव्स आर कमिंग फ्रॉम सेम सोर्स, हमको ये मालूम है बोथ वेव्स आर कमिंग फ्रॉम सेम सोर्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है both waves are coming from same source। जल्दी करो फटाफट फटाफट, क्वेश्चन दिया क्या है, both waves are coming from same source। ओके, so both waves are coming from same source। अच्छा अगर सोर्स सेम है तो अच्छा इसमें कोई चेंज होगा आंसर में, a1/2 भी हाफ होगा 4/8, सोर्स सेम मींस फ्रीक्वेंसी सेम, तो ये आपको हम बताएं
फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। अगर दोनों का सोर्स सेम है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सेम। फ्रीक्वेंसी सेम तो टाइम पीरियड सेम। पक्का ना? इफ बोथ वेव्स आर कमिंग फ्रॉम सेम सोर्स मीन्स फ्रीक्वेंसी सेम, फ्रीक्वेंसी सेम तो टाइम पीरियड भी सेम। ओके, वेलोसिटी पता नहीं। इसमें ये तो फिगर्स आया था, इसमें कोई चेंज होने वाला है क्या? नहीं। अब यहाँ से कर दो v इक्वल टू एफ लैम्डा। सो जो रेशियो होगा लैम्डा का, वो रेशियो होगा एफ का, v का। हाँ नहीं, v1 बाय v1 इक्वल टू v1 बाय v2 इक्वल टू f1 लैम्डा 1 बाय f2 लैम्डा 2। ये तो भी 1 होगा, दोनों का सोर्स सेम है, तो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 तो 2 बाय 1 है, तो आंसर हो जाएगा 2 बाय 1 v1 बाय v2। समझे नहीं? आप अभी सेम स्पीड नहीं कर सकते, उस पर कमेंट नहीं कर सकते, हमको पता नहीं है। हमको क्वेश्चन में फिगर दिया, तो हम लैम्डा निकाल सकते हैं, और सेम सोर्स जब हम फ्रीक्वेंसी बार जानते हैं तो उनका फ्रीक्वेंसी सेम है बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम सेम सोर्स। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने क्या क्या यूज किया कॉन्सेप्ट, ये तो सिंपल एम्पलीट्यूड है। फिर हम देख रहे हैं आपको लैम्डा निकालना सिखा रहे हैं। लैम्डा होता है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इसका लैम्डा बड़ा है, इसका लैम्डा छोटा है, ठीक है। फिर आपको हम क्या सिखाए, पहले बता चुके हैं वेलोसिटी ऑफ वेव इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। जब मीडियम था वेलोसिटी ऑफ वेव दोनों का सेम था, बट अभी हमने क्या किया, दे आर कमिंग फ्रॉम सेम सोर्स में दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। क्लियर? ओके, सो अभी तक हमने बेसिक किया, जो अभी 1 घंटा में आपको पढ़ाया, सिर्फ 9th में सब पढ़ना है। अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं करवाया, सब 9th में पढ़ा था, सारा टर्म्स आपको हम समझाए। मैं आपको हम डेली सब टर्म यूज, फेज यूज करेंगे, फेज अभी हम नहीं बता रहे हैं, वो साइन वेव के लिए होता है, साइनसॉइडल वेव के लिए आपको हम आगे बताएंगे। बट अभी हम जो बता रहे हैं ये सब 9th का था, तो आपको 9th में ही पढ़ना था, ये सारा टर्म्स आपको पता होना चाहिए था। मैं अभी इसलिए एफर्ट एक बता दिया ताकि आप फिर हर क्लास में पूछो सर ये क्या बता दी, ये क्या होता है। तो होपफुली मैं आपको इतना कुछ बता दिया हूँ, तो आगे आप हमको ये सब टर्म के लिए परेशान नहीं करोगे, ठीक है? ओके, बाय बाय। अब हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे कुछ एक्स्ट्रा, मतलब इसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे अब आगे जो है इक्वेशन ऑफ वेव, ये सब जो 11th में न्यू में पढ़ना है, जो न्यू है, ठीक है? ओके, बाय बाय।